वेल, माई सेल्फ इरमान चीते। तो पर्टिकुलरली आज हम आपका क्लास 11 का माइक्रो लेकर जाएंगे। देखिए, अगर मैं बातचीत करूं तो इस चैनल पर आपके क्लास 11 का कॉमर्स का वन स्टॉप कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। बीएसटी के लेक्चर्स आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं, एज वेल एज इंग्लिश के भी स्टार्ट रहेंगे। और अभी इकोनॉमिक्स को हम लेकर जा रहे हैं। वेल, इकोनॉमिक्स को मैं इंट्रोड्यूस कर चुका था, मैं आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू दे चुका था। आप इसे पहली वाली वीडियो को जाकर देखिएगा। आपको हर एक चीज की बहुत प्रॉपर एक सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चीजों को फॉलो कीजिएगा। देखिए, जब भी मैं किसी चीज को पढ़ाऊं तो पीछे से लिखने या स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िएगा। आप टॉपिक्स को समझिएगा और चीते ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहां से आपको कंप्लीट प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। चलिए तो वेल, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेल, इतना तो मैं आपको बता चुका था कि इकोनॉमिक्स में दो बुक्स हैं, एक माइक्रो, एक स्टैट्स। स्टैट्स आपका न्यूमेरिकल होगा, माइक्रो आपका एक बिल्कुल ही नया रहेगा। क्या है, कैसे है, वेल सब कुछ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा। बस बेफिक्र होकर सुनते और समझते चलना। और वेल, जैसे जैसे मैं लेक्चर्स को ड्रॉप कर रहा हूँ उसको फॉलो करते चलिएगा। देखिए, इकोनॉमिक्स को कराते वक्त मेरा कराने का जो अप्रोच है बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपने बीएसटी की वीडियो को देखा होगा, तो बीएसटी में मैं थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ, थोड़ा स्पीडली कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देकर पढ़ा रहा हूँ। वेल, इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ा सीरियस रहूंगा। क्यों यार, ये बच्चों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगती है, टफ लगती है। मेरा मोटिव है कि मैं तुम्हें जब पढ़ाने आया हूं तो मैं तुम्हें क्लियर कर सकूं। और वेल, इसके अलावा तुम्हें कोई वीडियो ना देखना पड़े और बहुत सिस्टमेटिकली बहुत ज्यादा क्लियर कर सकूं कॉन्सेप्ट। क्योंकि ट्वेल्थ के बाद जो सीयूटी का तुम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने हो वहां पर ही आने वाली है। प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे किन चीजों को लेकर जाना है। आपके मन में सवाल है कि स्टेट्स को आप कैसे लेकर जाओगे, तो देखिए P1 से पहले जितना आपका सिलेबस आएगा सब कुछ कवर करा दूंगा। तो पैरेलल लेकर चलेंगे कि माइक्रो की वीडियोस आ रही हैं, फिर आपकी कुछ स्टैट्स की वीडियोस आ रही है, फिर माइक्रो, फिर स्टैट्स। क्लियर, चलो। तो वेल, अब स्टार्ट करते हैं और मैं इंट्रोड्यूस करता हूं कि आज जो हम चैप्टर लेकर जाने वाले हैं उसका नाम रहेगा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। आप कहेंगे वेल, हमें पता है इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो जाता है, अर्थशास्त्र। वेल, ये तो एक हिंदी का शब्द हो गया। एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर को, इस चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में लेकर जाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 कंप्लीटली थ्योरी होगा, पार्ट 2 से आपको थोड़े बहुत कर्व और न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। वेल, डेफिनेटली जो बताऊंगा वही आना है और तुम्हें पढ़ाने के बाद बताता चलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो क्योंकि ये आना है। चलो, तो पहले समझते हैं कि इकोनॉमी क्या है। देखो, इकोनॉमी बहुत सिंपल शब्दों में समझो। वेल, मुझे एक बात बताइएगा, एक रूम है, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको मैं अपना स्टूडियो बोल देता हूँ क्योंकि अ टाइप ऑफ स्टूडियो सेटअप है। कल को मैं इसी रूम में एज अ क्लासरूम ऑफलाइन पढ़ाने लग जाता हूँ तो मैं इसको कोचिंग रूम बोल दूंगा। वेल, इसी तरीके से मान लीजिएगा कि ये रूम कोई डेंटिस्ट यूज करता है तो इसको क्लिनिक कह दिया जाएगा। तो रूम है, आप उसको किस पर्पस के लिए यूज करते हो, ऑब्वियस बात है ना। वही तो बताएगा कि आप रूम को क्या कहेंगे। अब सो जाता हूं तो बेडरूम बोल दूंगा। तो इकोनॉमी क्या है भाई, जहां पर भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कोई भी चीज पैसा कमाने के लिए आप कर रहे हैं, उन सबका सम टोटल कर दीजिएगा, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। अभी तुम देख सकते हो पीछे पीछे मैंने बताने की कोशिश की इकोनॉमी क्या है। भाई, रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, कोई लोग क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, आपके पापा की अपनी दुकान होगी। तो जो भी काम इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अपने घर को चलाने के लिए किया जा रहा है, अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए किया जा रहा है, उन सभी एक्टिविटीज के सम टोटल को इकोनॉमी कहा जाता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर आपको एक काम करने का जरिया मिल जाता है जहां से कि लोग अपना लिवलीहुड रन करते हैं। भाई, डेफिनेशन तो है, जो सिंपल है कि याद कर लेना, ये एक डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो जाता है किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। भाई, इसमें हर तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी, फैक्ट्री, शॉप, ऑफिस, बिजनेस, एंटरप्राइज, ईटीसी। चलो, तो वेल, अब देखते चलो यार, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ आपको पता होने चाहिए इकोनॉमी में। क्या भाई, प्रोडक्शन होगा, सामान बनेगा तो कंज्यूम होगा। अब सामान को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। अब पहले क्या होता है वो नहीं पता, बस हम ऐसा इसको याद करते हैं, सर्कुलर फ्लो है कि प्रोडक्शन हुआ तो कंजम्पशन हुई, कंजम्पशन हुआ तो और प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। तो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स या फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। वेल, सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। किन किन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है समझो। देखो, इकोनॉमिक्स आपका दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। जैसे लैटिन होता है, इसी तरीके से बोलते हैं ग्रीक। अच्छा, कई बार ना जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा लेमेन्स लैंग्वेज, LAYMAN। तो लेमन का मतलब होता है सिंपल भाषा में, किस भाषा में, सिंपल भाषा में। क्लियर है, तो लेमेन्स लैंग्वेज मतलब सिंपल भाषा में। ग्रीक, यार ग्रीस एक कंट्री है, तो ग्रीस कंट्री में जो भाषा बोली जाती है उसको ग्रीक बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स आपका दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ, एक का मतलब होता है ओक्योस, ओक्योस मतलब हाउस होल्ड, और नोमोस मतलब टू मैनेज। वेल, समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 मार्क्स में सवाल बनेगा, सुन लेना इसको ध्यान से। कि इकोनॉमिक्स इज द डेरिवेशन ऑफ टू वर्ड्स, ओक्योस मतलब हाउस होल्ड और नोमोस मतलब टू मैनेज।
आप समझो कि मैं क्या कहने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द स्केर्स रिसोर्स इन अ बेस्ट एंड ऑप्टिमम वे। चलो समझो, अब मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया, मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, यार वेल मुझे बताओ, तुम्हारे पास जो इनकम है वो तो लिमिटेड है, अब खर्चे तो बहुत सारे हैं, तो अपनी लिमिटेड इनकम को आप कैसे यूज करें कि आप अपने खर्चों को सिस्टमेटिकली कर सके, या फिर मैं अपनी लिमिटेड इनकम को कैसे यूज करूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो इकोनॉमिक्स में मैं ऐसा तो नहीं है कि घर की बात बताऊंगा, एज वेल एज मैं तो तुम्हें इंडिया के बारे में बताऊंगा। तो इकोनॉमिक्स में तुम इस चीज को पढ़ोगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। अब सिंपल है, मेरे पास जमीन तो लिमिटेड है, अब उस जमीन पर आप एक तरीके से आप क्लासरूम भी बना सकते हैं, मतलब स्कूल भी बना सकते हैं, आप प्लेग्राउंड भी बना सकते हैं, आप उसको एज अ फार्मिंग फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं, आप वहां पर एक मॉल भी बना सकते हैं। तो जमीन है और वो लिमिटेड है, अब उसको किस पर्पस के लिए यूज करना है, अब वो कैसे पता चलेगा। तो इकोनॉमिक्स ये तो बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट वे में कैसे मैनेज कर सकते हो। वो तुम किस में पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स। वो तुम किस में पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स। क्लियर? चलो, अब यार एक चीज समझो कि इकोनॉमिक्स, वेल मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, या फिर किसी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या फीचर्स ऑफ एन इकोनॉमी। वेल, हमेशा हर एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम कॉमन रहती है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग। फॉर एन एग्जांपल, मैं इंडिया की बातचीत कर रहा हूँ, अभी डेवलप हो रही है तो डेवलपिंग बोल दो। चाइना, यूएसए, ये कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं तो इनको डेवलप बोल दीजिएगा। तो वही चीज है, हर एक कंट्री में रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, मतलब कमी है। या वेल, पेट्रोल क्या अनलिमिटेड है? नहीं, लिमिटेड है। सबसे पहली दिक्कत, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, वहां से स्केर्सिटी पैदा हो जाती है। और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ऑल्टरनेटिव मतलब एक से ज्यादा। क्या मिल्क को तुम एज अ ड्रिंक पीने के लिए यूज कर सकते हो? ऑब्वियस। क्या मिल्क का पनीर, मट्ठा, दही, इतना सब कुछ कर सकते हो? वही है। तो एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड, एक मोर देन वन यूज। और उससे अगली दिक्कत, ह्यूमन डिमांड्स कभी पूरी नहीं होती। यार वेल, जब मेरे पास एक चीज नहीं थी तो, वेल मान लो कि मेरे पास फोन नहीं था, मुझे चाहिए था, आ गया। अब फोन के अलावा मुझे और कुछ चाहिए, चीज चाहिए, वो भी आ गई, फिर और कुछ चीज चाहिए। तो लाइफ में ना ह्यूमन वांट्स कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, एक पूरी होती है दूसरी मर्ज हो जाती है। तो यही तो दिक्कत होती है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। तो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें, यहाँ एक दिक्कत होती है। और इसी दिक्कत को सॉल्व कौन करता है? इकोनॉमिक्स। कौन करता है? इकोनॉमिक्स। अब वेल, ये मत पूछना कि पीछे ऐसे स्लाइड्स की लगाई है, तो मतलब यार ये ऐसे लगा दिया कि इंसानों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। किस सेंस में? हमें सब चाहिए यार, हम एक हवस का पेट है जो भरता नहीं, जितना मिलता जाए उतना कम। चलो, तो अब ध्यान से देखो। अब आप कहेंगे माइक्रो मैक्रो क्या होता है? समझो यार, हम जो क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो। जो हम क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसको बोलेंगे मैक्रो। अब माइक्रो और मैक्रो के बीच में फर्क पूछते हैं क्या है, सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा। आम देख रहे हो? आम, आम की एक फाक, ठीक, ये माइक्रो, और पूरा आम मैक्रो। आप कहोगे समझ नहीं आया, कहना क्या चाह रहे हो? समझो। वेल, अगर भाई, इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई। मैं कह रहा हूँ कि सब्जियों के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, सब्जियों के दाम महंगे हो रहे हैं। मैं सारी सब्जियों की बातचीत कर रहा हूँ, सारी सब्जियों की। देख लो, पूरी सब्जी की बातचीत कर रहा हूँ, बहुत बड़े हिस्से की बातचीत कर रहा हूँ। तो वो होता है मैक्रो। मैक्रो मैक्रो मतलब क्या है? जब आप पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हो, मैक्रो भी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड, समझते भी चलना, डिफरेंशियल की फॉर्म में। मैक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। तो जब आप पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं कि महंगाई आ रही है तो सारी सब्जियों में आ रही है, सारी सब्जियों को आप देख रहे हैं, तो मैक्रो। आप पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं कर रहे, आप इकोनॉमी के एक हिस्से को स्टडी कर रहे हैं। भाई, सब्जियों में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है, आप सारी सब्जियों को नहीं देख रहे, बस आप मान लीजिएगा आम। आम वैसे मुझे पता है सब्जी नहीं है, फल होता है, ठीक, मजाक मत बनाना। चलो, सब्जी का नाम ले लेता हूँ, लौकी, ठीक, अमूमन तुम्हें नापसंद होता है खाना। तो वेल, अगर मैं सब्जियों की बातचीत कर रहा हूँ, सब्जियों में मैं लौकी की बातचीत करता हूँ, तो मैं सारी सब्जियों का प्राइसेस नहीं देख रहा, मैं सारी सब्जियों में से सिर्फ एक सब्जी के प्राइसेस देख रहा हूँ, बढ़ रहे हैं, लौकी। समझ गए? तो जब आप पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, उसको बोलते हैं मैक्रो। जब आप एक इकोनॉमी के लिमिटेड हिस्सों को करते हैं, मैं सारी सब्जियों के प्राइसेस नहीं देख रहा, सिर्फ एक सब्जी लौकी, ठीक, जब सारी सब्जी को देख रहा हूं तो मैक्रो, जब सारी सब्जियों को ना देखकर एक सब्जी को देख रहा हूं तो माइक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। क्लियर? अब माइक्रो मतलब होता है स्लाइसिंग मेथड। क्या होता है स्लाइसिंग? समझ गए? तो जब आपने पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं किया, इकोनॉमी के एक हिस्से को स्टडी किया, उसे बोलते हैं स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग मेथड मतलब माइक्रो। एक होता है लंपिंग मेथड। अब ये लंपिंग मेथड क्या है? वेल, तो जब आप एक हिस्से को ना स्टडी कर पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी एज अ होल, उसको बोलते हैं लंपिंग। तो मैक्रो को लंपिंग मेथड भी कहा जाता है और माइक्रो को स्लाइसिंग मेथड। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगा, चलेगा। अब ध्यान से देखते हैं। माइक्रो में आप इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करोगे, डिमांड, सप्लाई। अब
सिंपल है ना, पहली बार माइक्रो पढ़ रहे हो, तुम्हें थोड़ी पता है, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। यहाँ एग्रीगेट, एग्रीगेट बोलते हैं इकोनॉमी एज अ होल। आप यहाँ पर तो एक जने की डिमांड एक जने की सप्लाई देखेंगे, यहाँ पूरी इकोनॉमी की डिमांड और पूरी इकोनॉमी की सप्लाई देखोगे, क्योंकि भाई यहाँ तो मैक्रो है ना, लार्ज हिस्सा स्टडी करेंगे और यहाँ एक छोटा हिस्सा स्टडी करेंगे। मैं बता चुका हूँ कि माइक्रो को क्या भी कहा जाता है, प्राइस थ्योरी। क्या भी कहा जाता है? अब क्यों कहा जाता है भाई, हर एक चीज के पीछे इकोनॉमिक्स में रीजन होता है। अब रटना छोड़ दो कि भाई बस मैंने बोल दिया कि माइक्रो को प्राइस थ्योरी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं जी, हम समझ गए। इसके पीछे एक रीजन है। वेल वो रीजन तुम्हें पता चलेगा जब हम चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलो तो अभी के लिए रख लो यार प्लीज, ठीक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहा जाता है और मैक्रो को एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते क्यों है वो तुम्हें पता चलेगा आगे। चलिए अगर मैं बातचीत करूं माइक्रो, यार माइक्रो में देखो क्या है। माइक्रो में मैं एक इंडिविजुअल को स्टडी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम एक एरिया में रहते हो और मुझे देखना है कि तुम्हारे एरिया का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो मैं सबके घर पे नहीं गया, मैं एक इंसान के घर पे गया। मैंने देखा एक इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, तो मैंने अज्यूम किया कि जैसा एक इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड है वैसा ही सभी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड होगा। उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझ गए। तो जब आप एक को स्टडी करते हो और अज्यूम करते हो कि बाकी सारे वेरिएंट सेम होंगे, समझ गए, आपने पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं किया, आपने इकोनॉमी के एक हिस्से को स्टडी किया और अज्यूम किया कि पूरी ही इकोनॉमी वैसे होगी। मैक्रो में उल्टा होता है जी। इसको और अच्छे तरीके से एग्जांपल देकर बताता हूं। वेल मुझे एक बात बताओ कि मान लीजिएगा कि कल को मैं पूछता हूँ कि मैक्सिमम मैं एक बच्चे से पूछता हूँ कि आपको क्या पसंद है। कुछ बच्चे बोलते हैं चॉकलेट, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं चॉकलेट नहीं टॉफीज पसंद है। तो यहाँ पर एक बच्चे की नहीं चलती। मैक्रो में इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस देना है। तो यहाँ पर आप ये मानकर चलते हैं कि जो ज्यादा बच्चों को पसंद है चॉकलेट, सभी को ही चॉकलेट पसंद होगा। अब वेल आपको पता है कि ओपिनियंस तो हमेशा डिफरेंट रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ लोगों का ओपिनियन है उसी को आपको करना है सपोर्ट। तो क्लियर। तो यहाँ पर आप अज्यूम करते हैं माइक्रो मतलब जो एक एक वेरिएबल है वो कांस्टेंट होगा। माइक्रो में आप मानकर चलते हैं जैसा एक जने का सोच है, जो एक जने की पसंद है वो इस सबकी पसंद होगी। ये कहना चाह रहा हूं। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या वेल माइक्रो का बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्राइस पता लगाना। वो कैसे, थोड़ा सा हिंट देता हूं। अब मुझे नहीं पता तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं। वेल जब इकोनॉमिक्स को एंड करेंगे क्लास 11 की तब तुम्हें समझ में आएगा और लास्ट वीडियो में पूछूंगा कि क्या वेल मैंने क्लियर किया, तुम्हें कहा था बताने को। तो देखो जब भी डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होता है, ठीक यार, वेल किसी भी चीज का प्राइस किस पर डिपेंड करता है, डिमांड पर। ऑब्वियस है ना, कोविड के टाइम पर मास्क की डिमांड देखा था कितनी बढ़ गई थी, तो क्या प्राइसेस बढ़ गए थे? ऑब्वियस है। तो बस तुम शायद रिलेट कर पा रहे हो, तो ये प्राइस को डिपेंड करता है। नहीं रिलेट कर पाए तो आगे करोगे, बेफिक्र रहो। मैं यहां पर बातचीत करता हूं। तो मैक्रो किस चीज को डिपेंड करता है, एम्प्लॉयमेंट को। अब कैसे करता है वो कुछ चीज आगे गिनेंगी। वेल तुम समझ गए ना, माइक्रो मतलब इकोनॉमी के एक हिस्से को स्टडी करना, मैक्रो मतलब पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना, ठीक। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। चलो माइक्रो को क्या भी कहा जाता है, स्लाइसिंग मेथड, और मैक्रो को क्या भी कहा जाता है, लंपिंग मेथड। चलो तो हल्का से एक बार रिकैप ले लेते हैं फटाफट से, ताकि मुझे लगे कि तुम्हें भी क्लियर है। इकोनॉमी समझ गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सम टोटल इकोनॉमी, ठीक। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, डेरिवेशन ऑफ टू वर्ड्स, क्या ओक्योस और नोमोस। ओक्योस मतलब हाउस होल्ड, नोमोस मतलब टू मैनेज। लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट वे में कैसे मैनेज करें, वही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वही हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। चलो फिर अब यहाँ पर ध्यान से देखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक जो भी चीजें तुम्हें बताइए क्या पूछ सकते हैं, डिफाइन इकोनॉमिक्स पूछ लेंगे। और ये वेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पूछते हैं, क्या डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वेल समझाऊंगा, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, बहुत प्रॉपर आना है, लिख कर दे रहा हूं, आना ही आना है, तो बहुत ध्यान से सुनना। चलो तो अब देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। इट डील्स ओनली व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, इट डील्स विद प्रॉब्लम एंड एज वेल एज सॉल्यूशन। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉब्लम बताता है, क्या बताता है, प्रॉब्लम। एज वेल एज मैं बोलता हूँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इंडिया में, क्या इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन। दिक्कत की बात है, तो तुम्हें भी पता है, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। तो वही तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स केवल प्रॉब्लम बता रहा है, नॉर्मेटिव प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी बताता है कि भैया पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करें, वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करें, लोगों को बताएं कि ओवर पॉपुलेशन के क्या नुकसान है। तो यहाँ प्रॉब्लम भी बताई मैंने कि पॉपुलेशन बढ़ी है, उसका सॉल्यूशन भी बताया। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ओनली डील्स विद प्रॉब्लम, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद प्रॉब्लम एंड एज वेल एज विद सॉल्यूशन आल्सो। क्लियर। चलो ध्यान से देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट इज वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। यार मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, 140 करोड़ लोग हैं, तो यार तुम इसे चेक कर सकते हो ना गूगल पर जाकर। अगर मैं गलत हूं तो तुम पकड़ लोगे कि यार आप तो गलत बता रहे हो। तो वेल जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को आप चेक कर सकते हो, उसका डाटा अवेलेबल है। अब मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन हो रही है,
इसको डिक्रीज करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? मैं कहने लग जाता हूँ कि लोगों को बताइए, अवेयर कीजिए कि ओवर पॉपुलेशन की क्या डिमेरिट है। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ, क्या जनरल पता है तुम्हें चलेगा? क्या तुम चेक कर सकते हो कि ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि नहीं? नहीं यार। तो वेल, इसको आप कभी वेरीफाई नहीं कर सकते। क्यों? प्रॉब्लम का जब मैंने सॉल्यूशन दिया, वो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, अब जरूरी थोड़ी है कि वैसा होगा। तो इट इज नॉट वेरीफाइड, तो आप इसको एक्चुअल डाटा से कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते। क्लियर? चलो, अब मैं बेस्ड की बातचीत करता हूँ। तो ये किस पर बेस्ड होता है? फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, वही है ना, डाटा। ओपिनियन नहीं है, डाटा। चेक कर सकते हो भाई, ये ओपिनियन पर बेस्ड होता है। क्यों? अब ओवर पॉपुलेशन का मेरा सॉल्यूशन कुछ और है, तुम्हारा सॉल्यूशन कुछ और है। वेल, अगर तुमने मार्वल मूवी देखी हो तो थानोस का सॉल्यूशन क्या था? चुटकी। तो समझ लो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चीजें डिपेंड करती है, वेरी करती है। फिर हम आ जाते हैं सजेस्टिव की तरफ। तो यार, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज इट इज नॉट सजेस्टिव इन नेचर। मतलब क्या है? वेल, देखो, डाटा है, डाटा आपने पढ़ा, तो डाटा आपको कुछ सजेस्ट थोड़ी करता है, कुछ बताता थोड़ी है। ठीक। लेकिन वहीं अगर मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बातचीत करता हूं, अब यार ये मेरा ओपिनियन है कि प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, उसका सॉल्यूशन है ये। तो वेल, जो मुझे लगा सॉल्यूशन, क्या वो मैं तुम्हें समझा सकता हूं कि यार ओवर पॉपुलेशन का सॉल्यूशन होगा कि लोगों को आप बताएं, प्रोटेक्शन वगैरह का यूज किया जाए, इन सब चीजों की तरफ जाएं। तो वेल, मैंने तुम्हें बताया ना, और मैं तुम्हें समझाऊंगा ना यार। सिंपल बात है ना यार। पर्टिकुलरली कल को मान लीजिएगा, आप वेल आईपीएल को फॉलो करते हो, अब चल भी रहा है। तो वेल, मान लीजिएगा सीएसके अभी हार रही है मैचेस, तो लोग सीएसके के बारे में काफी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, यार ये वो ये ऐसा वैसा। अब मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ कि नहीं यार, पर्टिकुलरली आप एक मैच से धोनी या सीएसके को तो जज नहीं कर सकते। तो मैं आपको समझाऊंगा ना बात कि क्यों मैं सीएसके को फॉलो करता हूँ, कि क्यों मैं सीएसके का फैन हूँ। पहले अगर तुम आरसीबी के फैन हो तो तुम भी मुझे समझाओगे यार। चलो, तो वही चीज है, इट इज सजेस्टिव इन नेचर। समझ गए यार? ये एक ओपिनियन है, तो ओपिनियन आप समझा सकते हो, तो ये सजेस्टिव होता है और सजेस्टिव नहीं होता। जैसे प्रॉब्लम क्या हो गया, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं इकोनॉमी में, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मतलब सॉल्यूशन नॉर्मेटिव में तुम पढ़ोगे, प्रॉब्लम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और वो बढ़ते हुए प्राइसेस को आपको कैसे कंट्रोल करना है, वो आप किस में पढ़ने वाले हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चलो, तो वेल क्लियर, डिफरेंशिएट बन जाएगा, 3 मार्क्स में लिखा होगे, बनेगा, गारंटेड कह रहा हूं। चलो, अब ध्यान से देखते हैं डिफरेंट फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। भाई, फीचर्स क्या है रिसोर्सेज के? एक तो लिमिटेड है, और एक ऑल्टरनेटिव यूजेज है। बस लिमिटेड क्या है भाई? एक तो रिसोर्सेज की कमी है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, जैसे कि मिल्क हो गया। अब उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस कैसे हैं? आप दही भी बना सकते हो, मट्ठा भी बना सकते हो। ह्यूमन वांट्स की क्या फीचर्स हैं? भैया, ये तो अनलिमिटेड है, कभी पूरी नहीं होती, और इसी कारण से हम धरती के टुकड़े करते जा रहे हैं। देख रहे हो? मतलब टुकड़े से मेरा मतलब है लालच। यार, फॉर एन एग्जांपल, अब किसी इंसान के पास बुलेट है तो उसको कार भी चाहिए, फिर कार आ गई तो स्पोर्ट्स कार भी चाहिए। तो हम इतना ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करें, इतना ज्यादा अर्थ को पोल्यूट करें, क्योंकि ग्रिड, लालच नहीं खत्म हो रहा ना, और चाहिए और चाहिए, और धरती के टुकड़े करते जा रहे हैं। तो वही चीज है कि पर्टिकुलरली ह्यूमन वांट्स एक तो अनलिमिटेड है, कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, और ये ऑकरिंग इन नेचर है, मतलब सिंपल है, कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और इन सभी चीजों के चलते कुछ इकोनॉमी में क्या आती है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, बताऊंगा जी। अब एक चीज हमेशा समझ के चलना, कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं होगी जिनमें कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ना हो। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्वेश्चन बनेगा, सुन लेना ध्यान से। मैंने कई बार बच्चों को पढ़ा है, और बच्चा गलत लिख के आता है, उसे ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन बनेगा क्या, लिखना क्या है। वेल, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम बेफिक्र रहना। चलो, 2 मिनट दो मुझे। तो यार, यहाँ पर ना 2-3 एक सवाल है, ये मतलब तुम्हारे भी होंगे, मेरे, तुम्हारे नहीं होंगे, मेरे हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ। यार वेल, मुझे एक बात बताओ, ऑल्दो वाटर इज यूजफुल, इट इज चीप, मतलब यार मेरा एक सवाल है। मैंने तुम्हें कहा था ना शुरुआत में कि माइक्रो में प्राइस थ्योरी होता है, प्राइस थ्योरी मतलब प्राइस, तो थोड़ा थोड़ा रिलेट कराने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन बन जाते हैं, P1 में बनेंगे, P1 में 3-3 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। तो वहां क्वेश्चन आ जाए, अब तुम्हें पता ना हो तो तुम कैसे लिख कर आओगे? सुन लो, समझ लो, पढ़ना मत, बस टीचर को वो कोर एक प्रॉपर आंसर चाहिए, वो आपने लिखा तो मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, ऑल्दो हालांकि वाटर यूजफुल भी है और वो सस्ता भी है, उसके अपोजिट जो डायमंड की अगर हम बातचीत करें, डायमंड एक्सपेंसिव है। यार मेरा एक सवाल है, तुम पानी और डायमंड में से क्या नेसेसिटी मानते हो? ऑब्वियस बात है, वाटर तुम्हारे लिए नेसेसिटी है, पानी के बिना तुम जीवित नहीं रह सकते। डायमंड तो नेसेसिटी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है यार कि डायमंड तो महंगा आता है और पानी सस्ता आता है? क्यों? पानी की बोतल 20 रुपए की मिल जाएगी, और फ्री में भी मिल जाएगा, नलके से भर लेना, ठीक। लेकिन वहीं अगर मैं बातचीत करूं, डायमंड डायमंड एक्सपेंसिव है। तो देखो, किसी भी चीज का प्राइस ना जरूरी नहीं है कि उस चीज पर डिपेंड करे कि वो चीज कितना यूज पे आ रही है। किसी चीज का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उसकी सप्लाई कितनी है। भाई, वाटर की जितनी सप्लाई है उससे कम डिमांड है, मतलब डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा। ये मत कहने लग जाना कैसी बातचीत करो, हमें तो पढ़ाया जाता है वाटर स्केर्सिटी। वेल वेल, मुझे पता है, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वाटर की जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई है यार उसकी, इसलिए उसके प्राइजेस कम है। वही डायमंड की बातचीत करें, डायमंड की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है।
तो किसी भी चीज का प्राइस किस पे भी डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई, समझ गए। तो वेल मैं तुमसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है कि वाटर और डायमंड में से डायमंड एक्सपेंसिव है, वाटर चीप है, तो बता देना कि डायमंड की डिमांड भी ज्यादा है और सप्लाई उसके अकॉर्डिंगली कम है। चलो लिख दोगे आंसर, पढ़ लेना, एक आंसर प्रेजेंटेशन का तरीका बन जाएगा। वेल अगर किसी चीज का प्राइस क्या केवल डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। एग्जांपल देकर बताता हूँ, एक क्वेश्चन और बनता है, सुनो। व्हाई इट इज दैट ऑन वन एंड कोल इज फाउंड इन प्लेंटी, मतलब ऐसा क्यों है यार, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा है, मैं बता देता हूँ। यार कोयला तो महंगा है और जो रोटन वेजिटेबल्स है वो सस्ती है, मतलब भाई कोयले की, कोयला और रोटन वेजिटेबल्स, भाई क्या ज्यादा है, सड़ी हुई रोटन वेजिटेबल मतलब सड़ी हुई सब्जियां, कोयले और सड़ी हुई सब्जी में से कोयला ज्यादा है, सड़ी हुई सब्जियां कम है। लेकिन कोयले का प्राइस महंगा है, सड़ी हुई सब्जी का प्राइस सस्ता है, क्यों यार, वेल डिमांड भी तो मैटर करती है। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ कि कोयले की सप्लाई ज्यादा है और सड़ी हुई सब्जियों की सप्लाई कम है। अबे तो सड़ी हुई सब्जियों को करोगे क्या, क्या खाओगे। वेल अगर तुम मोमोज खाते हो तो तुम खा जाते हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन समझ रहे हो कि किसी भी चीज का जो प्राइस है वो केवल और केवल सप्लाई पर डिपेंड नहीं करता, डिमांड पर भी डिपेंड करता है। कि अगर तुम देखते हो कि ठीक है, अगर आप देखते हैं कि कोल की सप्लाई ज्यादा है तो सप्लाई के अकॉर्डिंगली डिमांड भी है, और रोटन वेजिटेबल्स की सप्लाई कम है तो डिमांड भी तो नहीं है ना। तो इस कारण से रोटन वेजिटेबल्स के प्राइसेस क्या है, कम, उनको कम प्राइसेस पे भी कोई नहीं खरीदता। और कोल हालांकि सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड भी उतनी है, तो उसके प्राइसेस क्या है, हाई। समझ गए, तो वेल बन जाते हैं आलतू फालतू क्वेश्चन, तुम समझ गए। चलो अब यहां पर आते हैं। वेल ध्यान से देखना। अब यार इस चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट्स में लेकर जाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसके बाद एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, वो वेल नेक्स्ट पार्ट में लेकर जाएंगे। तो सुनो फटाफट से वीडियो को एंड करते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, इकोनॉमीज कितने तरीके की हो जाती हैं। यार 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, एक सेंट्रली प्लान्ड सोशलिस्टिक इकोनॉमी, शायद तुम्हें पता हो, नहीं पता है तो वेल मैं बताऊंगा, बेफिक्र रहो ना। दूसरा मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, शायद तुम्हें पता हो, नहीं पता तो बताऊंगा, बेफिक्र रहो। तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, चलो समझते हैं। तो भाई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर रिसोर्सेज सारे के सारे गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। फॉर एन एग्जांपल चाइना, भाई चाइना में आप क्या प्रोड्यूस करोगे, क्या प्रोड्यूस नहीं करोगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो किसी भी इकोनॉमी में, मतलब चाइना पूरी तरीके से सोशलिस्टिक नहीं है, कहने का एक तरीका है, चाइना कम्युनिस्टिक है। अब एक अलग केस हो जाएगा, एक अलग टॉपिक चढ़ जाएगा जिसकी तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, समझो। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। व्हाट इज सोशलिस्टिक, तो जब जितने भी रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो और गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करे, सभी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, कोई भी अमीर नहीं होगा, कोई भी गरीब नहीं होगा, और किसी भी चीज का प्राइस गवर्नमेंट सेट करेगी, उसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्लियर। एक होता है मार्केट इकोनॉमी। भाई मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल क्या है, सिर्फ वेलफेयर, पीस एंड वेलफेयर, ठीक, मतलब पीस हो, शांति और स्टेबिलिटी हो। अब यहाँ पर प्रोडक्शन गवर्नमेंट नहीं करती, प्रोडक्शन करते हैं प्राइवेट लोग, कौन लोग, प्राइवेट है। और किसी भी चीज का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, किस पर डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली प्राइसेस सेट होंगे, और यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी, और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही प्रोडक्शन करेंगे। इन शॉर्ट अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। तो ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है मार्केट या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। वेल ना तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहीं पर चलती है जो कि अच्छी बात नहीं है, और कहीं पर भी मार्केट इकोनॉमी भी कहीं पर नहीं चलती, जो कि भी अच्छी बात नहीं है। अधिकतर कंट्रीज में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, तो यहाँ पर आपको दोनों ही चीजें देखने को मिलती है। यहाँ आपका पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। एक लिमिट तक प्रोडक्शन गवर्नमेंट कर रही है, एक लिमिट तक प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। भाई प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहा है, और पब्लिक सेक्टर किस चीज के लिए काम कर रहा है, वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज वेलफेयर दोनों चीजें देखने को मिलती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, उस इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो तो वेल मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगा व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जहां पर को एग्जिस्ट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ दिक्कत क्या है, करप्शन देखने को मिलता है, घुसाखोरी होती है, और मैं क्यों मेहनत करूंगा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, जितना आपको मिल रहा है उतना ही मुझे मिल रहा है, तो क्यों करें। मार्केट इकोनॉमी में जो गरीब लोग हैं वो गरीब रह जाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये भी बेकार है। वेल ये सही है, भाई जो अच्छा मेहनत करता है वो ज्यादा कमाएगा, और जो लोग पिछड़े हुए रह गए उनको गवर्नमेंट आगे लेकर आएगी। तो ये है। तो मुझे लगता है कि तुम समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो व्हाट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहा जाता है, मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या भी कहा जाता है पर्टिकुलरली, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या कहेंगे बताओ यार। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को पर्टिकुलरली आप क्या भी बोलते हैं, मिक्स्ड ही बोलते हैं और कुछ नहीं। चलो तो वेल मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ यहीं तक लेकर जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक सुनते जाओ, मुझे पता है तुम्हें इसी में इंटरेस्ट है कि करना क्या है वो बताओ ना, सुनो और समझ तो हमने सब लिया।
देखो सुनते समझते पूरा चलो, इंपॉर्टेंट इन डेप्थ जाकर बता रहा हूँ, क्यों सीयूटी में आएगा। और वेल इसके बाद P1 P2 के मेरे पास मल्टीपल पेपर्स है, वो भी कराऊंगा, बेफिक्र रहो। बस फॉलो करते चलो ना मुझ पे, जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो। हाफ ईयरली के बाद तुम्हें रिजल्ट दिख जाएगा कि वाकई वर्थ इट था। चलो, मतलब वर्थ इट होगा जनरल। चलो अब ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स कर लो, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कर लो, और एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कर लो। बस इसके अलावा कुछ मत करके जाओ, बेफिक्र होकर इतना करो। कह रहा हूं तो करो, मत करो इसके अलावा। कहां से करें, अरे कहां से के लिए क्यों लचते हो, क्यों किसी बुक पे जाकर उठ जाओगे। अपना सिंपल नोट्स जाकर एप्लीकेशन चीते ट्यूटोरियल्स, मतलब चीते ट्यूटोरियल्स को डाउनलोड करो, वहां पर तुम्हें बीएसटी इकोनॉमिक्स के नोट्स बन जाएंगे। पढ़ो यार वहां से। और इसी के साथ इन एडिशन तुम्हें P1 P2 P3 P4 के पेपर मिलेंगे। इसके एडिशन में तुम्हें कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, मतलब बहुत कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा। वेल तो वेल, थैंक यू वेरी मच, मुझे लगता है कि तुम्हें टॉपिक क्लियर हुआ होगा।